नमस्कार। भारतीय संविधान के पन्नों में ना कुछ ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांत छिपे हैं जो दिलचस्प बात यह है कि अदालतों में आप उन्हें लागू नहीं करवा सकते। हाँ, लेकिन फिर भी उन्हें देश चलाने के लिए मतलब बुनियादी माना जाता है। बिल्कुल। आज हम इन्हीं राज्य के नीति निदेशक तत्वों यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या DPSPs पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये संविधान के भाग 4 में है। जी। हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं जो इन पर रोशनी डालते हैं। तो आज का हमारा मकसद ये समझना है कि आखिर ये सिद्धांत हैं क्या, क्यों संविधान बनाने वालों ने इन्हें इतना अहम माना, और सबसे बड़ी बात, अगर ये सिर्फ दिशा निर्देश हैं तो क्या वाकई सरकार की नीतियों पर इनका कोई असर पड़ता भी है या ये बस किताबों में है? नहीं, ये सवाल बहुत अहम है। चलिए इसी को समझते हैं। तो शुरू करते हैं। हाँ, ये हैं क्या असल में? देखिए, ये सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक में दिए गए हैं। और जैसा आपने शुरू में कहा, सबसे खास बात यही है कि ये गैर न्यायिक हैं, नॉन जस्टिसिएबल। मतलब कोर्ट नहीं जा सकते इनको लेके? हाँ, मतलब अगर सरकार इन्हें लागू नहीं करती तो कोई नागरिक अदालत जाकर ये नहीं कह सकता कि इन्हें लागू करवाया जाए। तो फिर यहीं पर मामला थोड़ा उलझता है। अगर कोर्ट नहीं जा सकते तो फिर इनकी अहमियत क्या रह गई? अहमियत संविधान खुद बताता है। अनुच्छेद 37 साफ कहता है कि ये तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं, फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। मूलभूत, फंडामेंटल। हाँ, और ये भी कहता है कि कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का, मतलब सरकार का कर्तव्य होगा, ड्यूटी होगी। अच्छा, तो कानूनी तौर पर बाध्यकारी नहीं, पर एक नैतिक जिम्मेदारी है। एक तरह का दिशा सूचक यंत्र। बिल्कुल सही। एक नैतिक जिम्मेदारी और दिशा निर्देश जो बताते हैं कि भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य, एक वेलफेयर स्टेट कैसे बनाना है। तो इसे ऐसे समझें कि मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमें बताते हैं कि हमारे पास क्या हक हैं। जी। और ये निदेशक तत्व सरकार को बताते हैं कि उसे क्या लक्ष्य हासिल करने हैं। हाँ, एक तरह से यही बात है। पर ये विचार, ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? क्या ये पूरी तरह से भारतीय है? प्रेरणा तो मुख्य रूप से आयरलैंड के संविधान से ली गई थी। आयरलैंड? हाँ, और मजे की बात यह है कि आयरलैंड ने खुद इसे स्पेन के संविधान से लिया था। अच्छा। लेकिन हाँ, इसे भारतीय संदर्भ में पूरी तरह ढाला गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इन्हें समझाने के लिए एक बहुत दिलचस्प तुलना की थी। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा था कि ये उस निर्देश पुस्तिका या इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस की तरह है जो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल और राज्यों के गवर्नरों को ब्रिटिश सरकार जारी करती थी। हाँ, सुना है इसके बारे में। फर्क बस इतना है, अंबेडकर जी ने कहा कि ये निर्देश अब विधायिका और कार्यपालिका के लिए हैं, मतलब चुनी हुई सरकारों के लिए। यानी सरकार के लिए एक तरह की गाइडलाइन या टू डू लिस्ट। हाँ, कह सकते हैं। समझने के लिए स्रोत इन्हें कुछ श्रेणियों में बांटते हैं: समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिक। ये कोई ऑफिशियल वर्गीकरण तो नहीं है शायद संविधान में? नहीं, ये संविधान में ऐसा कोई वर्गीकरण नहीं है, ये बस समझने की सुविधा के लिए है। ठीक है, तो समाजवादी सिद्धांतों से शुरू करें। हाँ, इनका क्या लक्ष्य है? हाँ, समाजवादी सिद्धांत जैसा नाम से ही जाहिर है, सामाजिक और आर्थिक न्याय पर जोर देते हैं। इनका मुख्य लक्ष्य है असमानता को कम करना और सभी नागरिकों के लिए जीवन स्तर को बेहतर बनाना, एक कल्याणकारी राज्य बनाना। कौन से अनुच्छेद इसमें अहम है? इसमें कई हैं, लेकिन अनुच्छेद 39 बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 39, इसमें क्या खास है ऐसा? इसमें कई सारी प्रगतिशील बातें एक साथ कही गई हैं, जैसे सभी नागरिकों को, स्त्री पुरुष दोनों को आजीविका के पर्याप्त साधन मिले। ठीक है। देश के जो भौतिक संसाधन हैं उनका बंटवारा इस तरह से हो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो। ओके। और सबसे अहम, धन और उत्पादन के साधनों का कुछ ही हाथों में जमावड़ा न हो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ न हो। ये तो बहुत बड़ी बात है। और इसी में जो आपने पहले भी इशारा किया था, पुरुषों और महिलाओं के लिए समान काम के लिए समान वेतन का सिद्धांत भी है। सोचिए, ये बात संविधान निर्माताओं ने तब कही थी और आज भी ये कितना बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल, बहुत प्रासंगिक है आज भी। तो ये सीधे सीधे आर्थिक बराबरी और शोषण को रोकने की बात करता है। हाँ, और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए अनुच्छेद 42 है जो काम की न्याय संगत और मानवीय दशाओं की बात करता है। मैटरनिटी रिलीफ यानी मातृत्व राहत का प्रावधान भी इसी में है। अच्छा, मैटरनिटी रिलीफ भी DSPSC से आता है? जी। और अनुच्छेद 41 कहता है कि राज्य अपनी आर्थिक क्षमता के अंदर लोगों को काम पाने, शिक्षा पाने और कुछ दशाओं में जैसे बेकारी,
बुढ़ापा, बीमारी, इनमें लोक सहायता, पब्लिक असिस्टेंस पाने का अधिकार दिलाने की कोशिश करेगा। ये सब मिलकर एक कल्याणकारी राज्य की तस्वीर बनाते हैं। जिक्र आता है गांधीवादी सिद्धांतों का। यहाँ क्या मुख्य बातें हैं? यहाँ आपको महात्मा गांधी के विचारों और उनके सपनों की झलक मिलेगी, जैसे ग्राम स्वराज्य, आत्मनिर्भरता, कमजोर वर्गों का उत्थान और कुछ सामाजिक सुधार। ग्राम स्वराज यानी पंचायतें। हाँ, इसमें सबसे प्रमुख है अनुच्छेद 40। ये राज्य को निर्देश देता है कि वो ग्राम पंचायतों को संगठित करे और उन्हें इतनी शक्तियां और अधिकार दे कि वे स्वायत्त शासन यानी सेल्फ गवर्नमेंट की इकाइयों के रूप में काम कर सकें। आज जो हम पंचायती राज व्यवस्था देखते हैं उसकी जड़ें यही हैं। बिल्कुल, इसी अनुच्छेद से वो प्रेरणा मिली है। समाजवादी भी माना जाता है। वो ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने की बात करके गांधीवादी विचारधारा को भी दिखाता है। इसी तरह अनुच्छेद 46 है, जो अनुसूचित जातियों, जनजातियों और दूसरे कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने की बात करता है और उन्हें सामाजिक अन्याय और हर तरह के शोषण से बचाने का निर्देश देता है। ये गांधी जी के हरिजन उद्धार कार्यक्रम से सीधा जुड़ा है। और वो नशाबंदी और गौ संरक्षण जैसे मुद्दे भी इसी में आते हैं। हाँ, अनुच्छेद 47 का एक हिस्सा कहता है कि राज्य लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य को सुधारने का प्रयास करेगा और इसी संदर्भ में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पेयों और पदार्थों के सेवन पर रोक लगाने की कोशिश करेगा। अच्छा, शराबबंदी का आधार ये अनुच्छेद है? जी, कई राज्य इसी से प्रेरणा लेके कानून बनाते हैं और अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक ढंग से संगठित करने की बात करता है और इसी में गायों, बछड़ों और दूसरे दुधारू और माल ढोने वाले पशुओं की नस्लें सुधारने और उनके वध पर रोक लगाने का प्रयास करने को भी कहता है। इन्हें अक्सर गांधीवादी सिद्धांतों में गिना जाता है। ठीक है, अब तीसरी श्रेणी पर आते हैं, उदार बौद्धिक सिद्धांत, लिबरल इंटेलेक्चुअल। ये थोड़े आधुनिक लगते हैं। हाँ, ये सिद्धांत उदारवाद, तर्क संगतता और आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों को दर्शाते हैं। इसमें शायद सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला अनुच्छेद है अनुच्छेद 44, यूनिफॉर्म सिविल कोड माला। बिल्कुल, ये राज्य को निर्देश देता है कि वो भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का प्रयास करेगा। विवाह, तलाक, उत्तराधिकार जैसे मामलों में सबके लिए एक कानून। ये तो हमेशा ही खबरों में रहता है, इस पे काफी बहस होती है। हाँ, होती है। फिर एक और अहम सिद्धांत है पर्यावरण संरक्षण का। अनुच्छेद 48A, जो कि बाद में जोड़ा गया था, वो राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने और वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा करने का निर्देश देता है। ये बहुत जरूरी है आज के समय में। बिल्कुल। फिर अनुच्छेद 50 है, जो राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखने की बात करता है, सेपरेशन ऑफ पावर्स, ताकि न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से काम कर सके। शक्तियों का पृथक्करण। और अनुच्छेद 51 तो एक तरह से भारत की विदेश नीति का आधार है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखना। तो ये सिद्धांत काफी व्यापक हैं, जीवन के लगभग हर पहलू को छूते हैं। लेकिन आपने कहा अनुच्छेद 48A बाद में जोड़ा गया, मतलब ये सिद्धांत बदले भी हैं समय के साथ। हाँ, और ये बदलाव बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिखाते हैं कि हमारा संविधान एक स्थिर दस्तावेज नहीं, बल्कि एक जीवंत दस्तावेज है। समय के साथ इसमें विकास हुआ है। कैसे? कुछ बड़े बदलाव हुए हैं। हाँ, कुछ संशोधनों ने नए निदेशक तत्व जोड़े हैं। सबसे बड़ा बदलाव शायद 42वें संशोधन से आया 1976 में। 42nd संशोधन, जिसे मिनी संविधान भी कहते हैं। हाँ, उसी ने। इसने 3 बल्कि कहा जाए तो 4 नए सिद्धांत जोड़े या स्पष्ट किए। एक तो अनुच्छेद 39A जोड़ा गया, गरीबों को समान न्याय मिले और मुफ्त कानूनी सहायता मिले। अच्छा, लीगल एड। दूसरा, अनुच्छेद 43A जोड़ा गया, उद्योगों के मैनेजमेंट में श्रमिकों की भागीदारी हो, वर्कर्स पार्टिसिपेशन। तीसरा, अनुच्छेद 48A जोड़ा गया, पर्यावरण का संरक्षण और सुधार, वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा, जिसका हमने अभी जिक्र किया। यानी सामाजिक न्याय, मजदूरों के अधिकार और पर्यावरण, इन पर ज्यादा जोर दिया गया। बिल्कुल। फिर 44वां संशोधन आया 1978 में। उसने अनुच्छेद 38 में एक और बात जोड़ी कि राज्य न केवल
आय की असमानता कम करेगा, बल्कि लोगों के बीच प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता भी खत्म करने की कोशिश करेगा। और भी कोई बड़ा बदलाव? हाँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी बदलाव आया 86th संशोधन से 2002 में। ये शिक्षा से जुड़े था शायद। बिल्कुल सही। इसने अनुच्छेद 45 की भाषा बदल दी। अब ये 6 साल तक के बच्चों की शुरुआती देखभाल और शिक्षा पर केंद्रित हो गया। लेकिन इससे भी बड़ा कुछ हुआ था शायद। हाँ, इससे भी बड़ा काम ये हुआ कि इसी संशोधन ने 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा को अनुच्छेद 21A के तहत एक मौलिक अधिकार बना दिया, फंडामेंटल राइट। अरे वाह, मतलब एक निदेशक तत्व जो पहले सिर्फ एक लक्ष्य था, वो अब एक कानूनी तौर पर लागू करने योग्य मौलिक अधिकार बन गया। ये एक शानदार उदाहरण है कि कैसे निदेशक तत्व मौलिक अधिकारों में बदल सकते हैं या उन्हें प्रेरित कर सकते हैं। ये तो वाकई दिलचस्प है, एक गैर बाध्यकारी लक्ष्य का बाध्यकारी अधिकार बन जाना। लेकिन इससे फिर वही सवाल मन में आता है, अगर ये बाकी सिद्धांत मौलिक अधिकार नहीं बने और अदालतें इन्हें सीधे लागू नहीं कर सकती, तो क्या न्यायपालिका इन्हें पूरी तरह नजरअंदाज कर देती हैं? इनका कानूनी प्रक्रिया में क्या रोल है? नहीं, नजरअंदाज तो बिल्कुल नहीं करती, बल्कि यहाँ न्यायपालिका के रवैये में एक बड़ा दिलचस्प विकास देखने को मिलता है। एक पूरी कहानी है इसकी। अच्छा, कैसे? देखिए, शुरुआती दौर में जैसे 1951 का एक मामला था, चंपकम दोराईराजन मामला, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकार यानी FRS निदेशक तत्वों यानी DPSPs से ऊपर हैं। अगर दोनों में कोई टकराव होता है तो मौलिक अधिकार ही मान्य होंगे। यानी FRS को प्राथमिकता दी गई। हाँ, शुरुआत में यही सोच थी, लेकिन ये हमेशा कायम नहीं रही। कब बदली ये सोच? एक बड़ा मोड़ आया 1973 की केशवानंद भारती मामले से। केशवानंद भारती, ये तो वही ऐतिहासिक मामला है जिसने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत दिया था। बिल्कुल वही। इसी मामले में कोर्ट ने एक नई सोच रखनी शुरू की। कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकार और निदेशक तत्व ये एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। पूरक मतलब एक दूसरे को पूरा करते हैं। हाँ, कोर्ट ने माना कि दोनों मिलकर ही संविधान के मूल दर्शन को, उसकी आत्मा को साकार करते हैं। अदालत ने ये महसूस करना शुरू किया कि सिर्फ राजनीतिक आज़ादी जो मौलिक अधिकार देते हैं वो काफ़ी नहीं है। सामाजिक और आर्थिक न्याय जिसका लक्ष्य निदेशक तत्व रखते हैं वो भी उतना ही ज़रूरी है। तो कोर्ट ने माना कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिल्कुल। और इस सोच को और ज़्यादा मजबूती मिली 1980 के मिनर्वा मिल्स मामले में। मिनर्वा मिल्स? हाँ, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और निदेशक तत्वों के बीच संतुलन पर टिकी है, हार्मनी और बैलेंस। संतुलन। और ये संतुलन ही संविधान की मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। आप एक को पूरी तरह से दूसरे पर हावी नहीं कर सकते। मतलब DPSPs को लागू करने के नाम पर आप मौलिक अधिकारों को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन साथ ही जब अदालतें कानूनों की व्याख्या करती हैं या उनकी संवैधानिकता जांचती हैं, तो उन्हें DPSPs को महत्वपूर्ण मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में देखना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ठीक है, हम सीधे कोर्ट जाकर ये नहीं कह सकते कि सरकार अनुच्छेद 47 लागू करे और शराबबंदी करे। हाँ। लेकिन अगर सरकार कोई कानून बनाती है तो अदालत ये जरूर देख सकती है कि क्या वो कानून इन निदेशक तत्वों की भावना के अनुरूप है या नहीं। एक तरह से व्याख्या करने में मदद लेते हैं। एकदम सही कहा आपने। अदालतें कानूनों को इंटरप्रेट करते समय या सरकार की किसी पॉलिसी की वैधता जांचते समय DPSPs को एक कसौटी की तरह इस्तेमाल करती हैं। ये सरकार की नीतियों को दिशा देने में भले ही परोक्ष रूप से, लेकिन एक अहम भूमिका निभाते हैं। तो अब असली मुद्दे पर आते हैं, जमीनी हकीकत पर। क्या इन सिद्धांतों का वाकई कोई असर हुआ है? क्या हम रोजमर्रा की सरकारी नीतियों में, कानूनों में इनका प्रभाव देख सकते हैं, या ये सिर्फ संविधान की किताबों में लिखे अच्छे विचार हैं? नहीं, इनका असर बिल्कुल हुआ है, और शायद हम रोजमर्रा में ध्यान नहीं देते, लेकिन देश की कई बड़ी और जानी मानी योजनाएं और कानून इन्हीं निदेशक तत्वों से सीधे सीधे प्रेरित है या उन्हें लागू करने के लिए ही बनाए गए हैं। सच में? जैसे कि कुछ उदाहरण देंगी? जरूर। जैसे हमने अनुच्छेद 39A की बात की, मुफ्त कानूनी सहायता। हाँ। उसको लागू करने के लिए कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम यानी लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट बनाया गया।
जिसके तहत लोक अदालतें वगैरह काम करती हैं। अच्छा। फिर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा। मनरेगा, हाँ, ये तो बहुत बड़ा कार्यक्रम है। ये ग्रामीण गरीबों को रोजगार की गारंटी देता है। ये अनुच्छेद 41 काम पाने का अधिकार और अनुच्छेद 43 जीवन निर्वाह योग्य मजदूरी जैसे सिद्धांतों को साकार करने का एक बहुत बड़ा प्रयास है। वाह, मनरेगा का कनेक्शन सीधा इन सिद्धांतों से है, ये तो मैंने सोचा नहीं था। और बच्चों के लिए? हाँ, बच्चों के लिए आंगनवाड़ी कार्यक्रम चलते हैं, स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील स्कीम है। हाँ, मिड डे मील। ये अनुच्छेद 45 बचपन की देखभाल और शिक्षा खासकर 6 साल तक, और अनुच्छेद 47 पोषण स्तर सुधारना से प्रेरणा लेते हैं। अच्छा। और पर्यावरण के लिए? पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कई कानून बने हैं, जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT की स्थापना हुई है। ये सब अनुच्छेद 48A पर्यावरण संरक्षण को लागू करने की दिशा में कदम है। और वो राज्यों में जो शराबबंदी होती है? वो अनुच्छेद 47 स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पदार्थों पर रोक को लागू करने का प्रयास है, हालांकि उसकी सफलता असफलता पर बहस होती है। हाँ। पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना, जैसा हमने कहा, अनुच्छेद 40 का सीधा नतीजा है। कमजोर वर्गों के लिए जो आरक्षण नीतियां हैं या दूसरी कल्याणकारी योजनाएं हैं, वो अनुच्छेद 46 SC/ST कमजोर वर्गों का कल्याण के तहत राज्य के दायित्व को पूरा करने की कोशिश है। अरे वाह, मतलब कई जानी पहचानी सरकारी पहल की जड़ें असल में संविधान के इन निर्देशक सिद्धांतों में हैं। ये जानना तो वाकई आंखें खोलने वाला है। बिल्कुल, ये सिर्फ नैतिक उपदेश नहीं है। इन्होंने भारत में सामाजिक और आर्थिक बदलाव लाने वाली कई ठोस नीतियों की नींव रखी है। तो अगर हम मौलिक अधिकारों FRS और निदेशक तत्वों DPSPs के बीच के रिश्ते को संक्षेप में समझें तो क्या कहेंगे? संक्षेप में कहे तो मौलिक अधिकार ज्यादातर व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राजनीतिक लोकतंत्र पर केंद्रित हैं। ये अक्सर नकारात्मक अधिकार होते हैं, मतलब राज्य को कुछ करने से रोकते हैं। और सबसे जरूरी, ये अदालत द्वारा लागू करने योग्य हैं, जस्टिसेबल है। ठीक है। वहीं निदेशक तत्व सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र और एक कल्याणकारी राज्य के लक्ष्य तय करते हैं। ये सकारात्मक कर्तव्य हैं, मतलब राज्य को कुछ करने का निर्देश देते हैं, और ये सीधे तौर पर अदालत द्वारा लागू करने योग्य नहीं है, नॉन जस्टिसेबल है। लेकिन जैसा कि अदालतों ने भी माना है और ने चर्चा की, ये दोनों विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं, एक दूसरे को पूरा करते हैं। हाँ। एक हमें अधिकार देता है, साधन देता है, तो दूसरा हमें बताता है कि उन अधिकारों का इस्तेमाल करके कैसा समाज बनाना है, लक्ष्य बताता है। संतुलन ही कुंजी है। एकदम सही कहा आपने, संतुलन ही कुंजी है। ये दोनों मिलकर ही भारतीय लोकतंत्र को उसकी असली गहराई और मतलब देते हैं। तो आज की इस बातचीत से ये साफ है कि संविधान का भाग IV यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व भले ही कानूनी दांवपेच से सीधे लागू न होते हों, पर ये भारत के शासन की, हमारे संविधान की आत्मा का एक अहम हिस्सा है। हाँ। ये हमें लगातार याद दिलाते हैं कि एक अच्छे लोकतंत्र का मतलब सिर्फ चुनाव लड़ना और वोट डालना ही नहीं है, बल्कि इसका असली मकसद हर एक नागरिक के लिए एक सम्मानजनक, सुरक्षित और अवसरों से भरा जीवन सुनिश्चित करना है। ये वो आदर्श हैं, वो लक्ष्य हैं जिनकी तरफ हमें एक देश के तौर पर लगातार बढ़ते रहना है। अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो ये DPSPs वो दिशा दिखाते हैं, और मौलिक अधिकार हमें उस दिशा में चलने की ताकत और आज़ादी देते हैं। इनके बिना भारत का संवैधानिक ढांचा शायद अधूरा ही होता। बिल्कुल। तो आज की हमारी ये गहरी पड़ताल यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है हमारे श्रोताओं को राज्य के नीति निदेशक तत्वों की अहमियत और उनके असर को समझने में कुछ मदद मिली होगी। सुनते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाती हूँ जिस पर वो सोच सकते हैं। अगर ये सिद्धांत सीधे अदालत द्वारा लागू नहीं करवाए जा सकते, तो फिर एक नागरिक के तौर पर हम और आप सरकारों को इन्हें पूरा करने के लिए कैसे और कितना जवाबदेह बना सकते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। धन्यवाद।